क्वेश्चन हैं वो हम कर चुके हैं, सॉरी 1 to 80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पहली वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी और टेलीग्राम का चैनल भी है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यूपी पीजीडी का जो 2019 में पेपर हुआ था, 2016 में जो वैकेंसी निकली थी, उनके क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द ऑर्बिट मोलिकुलर ऑर्बिटल हैव जीरेड सिमेट्री। तो जीरेड सिमेट्री को आप सेंटर ऑफ सिमेट्री के टाइप से भी समझ सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये हम देखते हैं। तो जीरेड सिमेट्री किस में होगी? देखो, पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में वो सिमेट्री की बात कर रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉन्डिंग में भी वही सिमेट्री हो जो एंटी बॉन्डिंग में भी हो। तो इसलिए पहला तो गलत हो ही जाता है। दूसरे को चेक कर लेते हैं। जैसे पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? जब मोलिकुलर ऑर्बिटल जिनके सेम वेव फंक्शन आपस में जुड़ जाएं, मतलब प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ, तो उसमें तब वो क्या बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। मतलब ये ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाएंगे? मर्ज कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस से। लेकिन ये गलती मत करना, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह से बिहेव करता है। तो प्लस का मतलब है अपर पार्ट और माइनस का मतलब होता है लोअर वेव फंक्शन। तो अब ये कैसे बन जाएगा? तो ऊपर वाला सारा पार्ट तो प्लस हो गया है, तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ कि ऊपर वाला सारा पार्ट प्लस हो गया और नीचे वाला सारा पार्ट माइनस हो गया। तो अब आप इस पॉइंट पर देखिए, ऊपर की तरफ है प्लस और नीचे की तरफ है माइनस, इसलिए इसमें सिमेट्री नहीं मिल रही। ऊपर की तरफ प्लस है और नीचे क्या है? माइनस है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं मिल रही है। तो पाई में तो वो सिमेट्री नहीं है। पाई स्टार में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। पाई स्टार में क्या होता है? प्लस और माइनस, और इधर होता है आपका माइनस और प्लस। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्टिव वेव फंक्शन से बनते हैं, मतलब ये मर्ज ही नहीं हो पाते, इस तरह से ये रिपेल करके दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें हम जरा एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं इधर की तरफ चलता हूं तो माइनस है, और वापिस आता हूं तो वही पार्ट अगर मुझे मिले तो वो जीरेड सिमेट्री कहलाती है। देखो, यहाँ जा रहा हूं तो ये माइनस है और इधर आ रहा हूं तो भी माइनस है, यानी कि पाई स्टार में वो सिमेट्री होती है। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं सिग्मा स्टार में कौन सी सिमेट्री होती है। ठीक है ना, सिग्मा में क्या होगा? देखो, सिग्मा में अगर मैं बात करूं तो सिग्मा में प्लस वाला और दूसरे प्लस वाले के साथ ओवरलैप कर जाता है, तो पूरा का पूरा रीजन जो है वो किस तरह से बन जाता है वो आपने देखना है। देखो, ये जब दो सेंटर आपस में मर्ज हो जाएंगे तो ये पूरा लोब्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक ये प्लस हो जाएगा और एक ये प्लस हो जाएगा, आप इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, तो जो पार्ट ऊपर की तरफ है वही पार्ट नीचे की तरफ है, मतलब सिग्मा में तो वो सिमेट्री है। लेकिन सिग्मा स्टार में एक बार चेक कर लेते हैं। सिग्मा स्टार में जब प्लस वाला प्लस वाले के साथ सब्ट्रैक्टिव वेव फंक्शन में इंटरेक्ट करता है तो एक लोब्स पीछे की तरफ हो जाता है और एक लोब्स दूसरा ऐसे चला जाता है। ये है सिग्मा ऑर्बिटल, चाहे तो आप इनको ऐसे बना लीजिए, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से कि ये एक प्लस वाला है। अब देखो, माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो आप इस पॉइंट से पीछे आओगे तो प्लस, इस पॉइंट से इधर जाओगे तो माइनस। तो इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं मिल रही है आपको, लेकिन इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो प्लस और इस पॉइंट पे भी आ रहे हैं तो भी प्लस, यानी कि सिग्मा में हमेशा वो सिमेट्री होती है। सिग्मा में सिमेट्री होती है, सिग्मा स्टार में सिमेट्री नहीं होती, पाई में सिमेट्री नहीं होती, पाई स्टार में सिमेट्री होती है। तो अब आपको कौन सा लगा, किस किस में सिमेट्री है? एक तो सिग्मा स्टार में है और एक किस में है? पाई में सिमेट्री है। तो ये वाला ऑप्शन किस में है? ये सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद आपने हायर क्लास में सिमेट्री के बारे में पढ़ा होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा ये जल्दी में बताया है, शायद आपको ध्यान में रहा हो या ना रहा हो। लेकिन जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको करवाऊंगा, पेरीसाइक्लिक कंपाउंड करवाऊंगा, तो उसमें आपको डिटेल में ये सिमेट्री में आपको समझा दूंगा। अभी तो सॉरी ही बोल पाऊंगा जल्दी में समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि एक यूरेनियम का हमारे पास एटम है 235, उसमें हमने क्या करा, वो एड्जॉर्ब कर लेता है स्लो न्यूट्रॉन को। स्लो न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है? एड्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और अंडरगो फिजन टू फॉर्म टू फ्रेगमेंट ऑफ, एक फ्रेगमेंट वो बना रहा है, वो टूट जाता है 139 जिनोन में और 38 स्ट्रोंशियम 94 में। तो अब वो कह रहा है कि इसमें एक और साइड में पार्टिकल निकलेगा, वो पार्टिकल आपने बताना है कि क्या पार्टिकल होगा। तो ये देखो, एक बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप एक काम कीजिए, यहाँ टोटल देखिए कितना है, 235 प्लस 1 टोटल है 236 मास है। तो आप इधर देख लीजिए, इधर 139 को आप ऐड कर लीजिए और दूसरा 94 को आप ऐड कर लीजिए, तो आपको जो आंसर आएगा वो 233 आएगा। ठीक है ना, यानी कि इसमें 3 की कमी है। किसकी कमी है? 3 की कमी है, 3 की कमी है। अब एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, 92 प्लस 0, ये तो 92 ही रहा, और इधर आपके पास रहा
54 रहा और 38 रहा, तो 54 और 38 भी कितना होता है, 92 होता है। ठीक है, तो यानी कि जो ये सब्सटेंस बनेगा उसका मास तो 3 होगा, लेकिन उस सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होगा। और हमें पता है एटॉमिक नंबर जो किसी का भी नहीं होता वो न्यूट्रॉन है, यानी कि यहाँ 0n1 के 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर निकल रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन पर 1 यूनिट मास होता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी, तो 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं वो 3 निकल रहे हैं, 3 × 0n1 निकल रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो कह रहा है कि इनमें से करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी का ट्राई हैलाइड का क्या है। देखो ये हाइड्रो हैलाइड के केस में आपने इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़े होंगे, वहां भी ये क्वेश्चन है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड और हैलाइड के ट्राई हैलाइड जो है, इसमें जो स्टेबिलिटी का एनायन के लिए स्पेशली कहा गया है, ये सॉरी ये I3 नेगेटिव है, ठीक है ना। इनमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो सेंट्रल एटम के साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, जो सेंट्रल एटम का साइज होगा, सेंट्रल एटम का जो साइज होगा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, उतनी ज्यादा उनको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो अब आप I3 में ऐसे मान के चलिए एक आयोडीन है, उसके अराउंड फिर से बचे हुए 3 आयोडीन है, तो एक साइज हो गया ये। और Br3 को ऐसे मान लीजिए एक ब्रोमीन है, उसके अराउंड क्या है, 3 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है। तो आपने इस हिसाब से देखना है, मुझे लग रहा है I3 सबसे ज्यादा साइज का, तो I3 होगा, तो ये 3 जो हो सकते हैं इनमें करेक्ट हो सकता है, ये वाला नहीं होगा। लेकिन इसमें मैं देखो सेंट्रल एटम तो आयोडीन है, 2 ब्रोमीन है, हाँ तो ठीक है, ये वाला भी सही हो जाएगा। सेंट्रल एटम आयोडीन है और रेस्ट में क्लोरीन है, तो इन दोनों में मोर स्टेबल इसीलिए क्योंकि ब्रोमीन का लार्ज साइज है। ठीक है, और फिर ब्रोमीन आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं है, क्योंकि Br का साइज जो होता है वो आयोडीन से स्मॉल होता है, तो ये पहले नहीं आ सकता, ये यहीं आना चाहिए, और ये वाला इससे थोड़ा आगे आना चाहिए। तो सेकंड आंसर होगा, यानी कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई हैलाइड, स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई हैलाइड। मैं थोड़ा स्पीड में हूँ आज, तो थोड़ा सा आप अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो स्लो करके देख सकते हैं। कह रहा है शॉर्ट की डिफेक्ट एक्चुअली में क्या है, तो आप शॉर्ट की डिफेक्ट को ऐसे समझ लीजिए, मेरे पास एक कैटायन A है और एक B है, एक A है और एक B है। हालांकि अगर आप 12th क्लास के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा, और अगर आप लेकिन कॉलेज लेवल पे अगर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा ये आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप टच पे नहीं रहते हैं तो वो चीज़ भूल जाते हैं। ठीक है, तो वैसे आपके लिए बाएं हाथ का खेल है इस क्वेश्चन को कर पाना, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं। अगर एक कैटायन और एक एनायन निकल के चला जाए तो वहां पर बन जाएगी वैकेंसी। ठीक है ना, बाकी के आपका B पॉजिटिव और A नेगेटिव ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, B नेगेटिव A पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा, बाकी के उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये आप थोड़ा सा समझ लें। ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव। ठीक है ना, ये एज इट इज रहेगा। तो इस चीज को बोलते हैं हम शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है ना, डबल ओ शॉर्ट की डिफेक्ट। और अगर एक कैटायन यहां निकल के आ जाए, मतलब B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव अपनी साइड में से क्या करे, वो निकल के कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, जिसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, यहां आ जाए, तो इसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो वो पूछ रहा है शॉर्ट की डिफेक्ट दरअसल क्या है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से वैकेंसी बनी, ये क्या है, वैकेंसी है, तो आंसर क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसका दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है ना, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक और क्वेश्चन ये पूछ लेता है, इनमें से किस डिफेक्ट के होने की वजह से डेंसिटी घटती है, तो जिसमें आयन बाहर चले गए, जिसमें आयन्स बाहर ही चले गए तो मास कम हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी भी घट गई ना। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में ही डेंसिटी भी घटती है, सॉरी शॉर्ट के डिफेक्ट में डेंसिटी घटती है, ध्यान रखेंगे। फ्रैंकल में मास उतना ही है, ये बस हट के यहाँ आया है, घूम फिर रहा है, तो मास थोड़ी कम हो गया इस रूम में, मास तो उतना ही है, ये चाहे यहाँ घूमे यहाँ घूमे यहाँ घूमे, आप चाहे अपने रूम में कहीं भी घूमो, तो रूम का मास थोड़ी घटता है, तो डेंसिटी विल रिमेन सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पॉसिबल आइसोमर कौन से होंगे इस कंपाउंड के, कितने होंगे ये बताना है। तो एक बार मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। CO इसके साथ है 2 ईन है, 2 ईन है और 2 क्लोरीन है, तो ये क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, ईन जो होता है इथेन 1,2 डाइमीन होता है, ईन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2, ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 लोन पेयर देगा,
ठीक है ना, एक इस साइड से एक इस साइड से, मतलब दो बॉन्ड बना लेगा। ये मैं यहाँ बना लेता हूँ, देखो NH2 जो है ये CH2 से ऐसे जुड़े हुए हैं। तो देखो इसने अपने लोन पेयर एक इस बॉन्ड के थ्रू दे दिए और अपने लोन पेयर एक इस बॉन्ड के थ्रू दे दिए, ये एक इन हो गया। दूसरे को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, ऐसे इन बना दिया, EN लिख दिया। अगर दो क्लोरीन में साथ साथ लगाता हूँ तो ये बन गया मेरा सिस, और अगर मैं ये क्लोरीन ऑपोजिट लगाता हूँ, बाकी इन मेरे लग जाए साथ साथ, तो मेरे प्यारे टीचर्स ये बन गया ट्रांस। ये कोई नई बात आपके लिए नहीं है। तो एक जो आइसोमर बन रहा है वो हो रहा है आपका सिस ट्रांस आइसोमर, मतलब दो स्ट्रक्चर ये आपके बन गए। अब एक क्या होता है, जो सिस आइसोमर होता है उसका पक्का ऑप्टिकल आइसोमर भी होता है, बस ध्यान रखेंगे, इसी का होगा ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये देखिए, ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर मैंने बना दिया। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, डी और एल जिनको बोलते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो टोटल आपके कितने स्ट्रक्चर आ गए, 3 आ गए, ठीक है ना। एक तो सिस ट्रांस के रेस्पेक्ट में 2 स्ट्रक्चर, और एक सिस और एक इसका ये वाला स्ट्रक्चर। तो टोटल आपके 3 स्ट्रक्चर आइसोमर यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, जो स्टीरियो आइसोमर में 2 तरह के आइसोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं सिस ट्रांस को, सिस और ट्रांस को, और ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं डी एंड एल को, ठीक है। तो सिस और ट्रांस एक स्ट्रक्चर बना, और सिस का एक हमने, अब सिस और ट्रांस जनरली 2 हैं, ठीक है ना। तो लेकिन सिस वाला एक अगर ये डी होगा तो ये अपना एल आइसोमर भी कहीं ना कहीं रखता होगा, और ये एल होगा तो डी। तो टोटल 3 बन गए। टोटल कितने बने, 3। दोबारा समझ लीजिए, एक सिस और एक ट्रांस, 2 हो गए ना, एक सिस हो गया और एक ट्रांस हो गया, 2, और एक इसका ऑपोजिट आइसोमर होगा। मान लो अगर ये डी है तो इसका एल जो होगा, तो तीसरा वो हो गया। तो टोटल 3 आइसोमर यहाँ पर पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं 86 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज compounds in contact with the water sets like cement in 30 minute to a hard plaster। अब 30 मिनट में कौन सा है भैया सीमेंट की तरह हार्ड हो जाए, तो घर में आपने एक ही नाम सुना है टूट फूट होने पर, POP, और POP का फॉर्मूला होता है CSO4 इंटू हाफ H2O। अगर हाफ H2O नहीं रखना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो CSO4 कितना हो जाएगा आपका, पूरा हो जाएगा, और H2O जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे POP और एक जिप्सम, 2 चीज होते हैं, तो क्या आंसर आपका आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर हो गया, ये होता है आपका CSO4 होल ट्वाइस H2O, ठीक है ना। आप ये देखो ना, आप फटाफट देखो, ये जो है इसका डबल है, ये इसका क्या है, डबल है, ठीक है। तो अगर आप ये 2 लोगे तो ये आपको 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आप इसको 2 लोगे तो ये आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो ना, तो 2 CSO4 हो जाएंगे। ऐसे कर लो आप, अगर आपको समझ में भी नहीं आया हो तो CaSO4 तो कितने हो गए, 2, और 2 को मल्टीप्लाई करा आपने हाफ H2O से भी, तो CaSO4 तो हो गए 2 और H2O रह गया 1। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, CaSO4 होल ट्वाइस, और H2O जो होता है वो क्या होता है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये हार्ड हो जाता है। अच्छा, आप ना मुझे कमेंट में बताएंगे कि डेड बर्न्ड प्लास्टर क्या होता है, डेड बर्न प्लास्टर क्या है। ऑप्शन यही है आपके पास चारों ना, डेड बर्न प्लास्टर इनमें से कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, या POP है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला 87 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज्ड एज स्पॉट टेस्ट रिएजेंट फॉर डिटेक्टिंग सल्फ्यूरस एसिड। देखो सल्फ और एंटीसेप्टिक की भी तरह काम करता है, तो वो ऐसा कौन सा है, क्या कौन सी डाई है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक क्वेश्चन आपको आ भी सकता है कि मेलाकाइट ग्रीन जो है वो किसका ओर है। मेलाकाइट ग्रीन जो है उसका एक फॉर्मूला भी होता है, याद रखेंगे आप, Cu2CO3OH होल ट्वाइस। अब हालांकि आपको मेटल आपको दिख गया होगा कॉपर, तो आप कर सकते हो कि मेलाकाइट ग्रीन जो है वो एक कॉपर का ओर है, और यही आपका सल्फ्यूरस एसिड को स्पॉट करने में, आइडेंटिफाई करने में यूज होता है, और यही एक आपका एंटीसेप्टिक भी है। और मेलाकाइट ग्रीन जो है ये एक ग्राम स्टेन होती है, ग्राम स्टेन, जिसमें हम बायो वाले थोड़ा समझते होंगे, बायोकेमिस्ट्री वाले जो साथी हैं उनको मैं बता देता हूँ
ग्राम स्टेन होती है जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पता करते हैं कि कौन से हैं। तो उसमें मेलाकाइट ग्रीन, सेफ्रेनिन और क्रिस्टल वायलेट, ये आपकी सारी की सारी आप वहाँ पर ऐड की जाती हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि मेलाकाइट ग्रीन जो है वो दरअसल होता क्या है। ठीक है, तो मेलाकाइट ग्रीन का स्ट्रक्चर बताने की वगैरह की इनकी जरूरत मुझे लगता है नहीं होगी। तो हम आगे डिस्कस करते हैं 88 क्वेश्चन क्या होता है। तो कह रहा है इन गैल्वेनिक सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस एट 298 केल्विन। ये एक रिएक्शन हो रही है, इसमें आप ध्यान से देख लो। क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, मैं यहाँ पर निकाल के बताता हूँ। Cr2O7 2 नेगेटिव होगी, तो आप निकाल के देखो 2x हो गया और 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के -2 है और जो चार्ज दे रखा है वो आगे लिखते हैं। देखो ये जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है ये वाली, ये नहीं लिखी ऊपर वाली, मुझे पता है कि ऑक्साइड में -2 होती है, ये तो चार्ज मैंने यहाँ लिखा है। तो x आपका +6 आ जाएगा। तो क्रोमियम यहाँ पर +6 है जो कि +3 में बदल रहा है अपने आप को, मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और आयरन का हमें साफ पता चल रहा है क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन जो होता है वो हमेशा याद रखना कैथोड पे होता है। किस पे होता है, कैथोड पर होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन हो रहा, जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस पे होता है, एनोड पर होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो कह रहा है इनमें से स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ जो होता है वो कैथोड माइनस एनोड होता है। तो कैथोड पर कौन है, आपका क्रोमियम वाला पार्ट है और एनोड पे है आयरन वाला पार्ट। तो क्रोमियम वाले की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पर वो दे रखी है 1.33। ठीक है ना, और एनोड वाले की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 0.77। अब मुझे ये एग्जैक्ट नहीं पता, ये माइनस में तो नहीं थी कहीं, अगर ये प्लस में ही थी तो 1.33 में से माइनस कर देंगे आप 0.77 तो आपका आंसर आ जाएगा 0.56। 0.56 के हिसाब से ये आंसर है। और अगर कभी भी आपको ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ढूंढने में दिक्कत आए तो हमेशा हायर वैल्यू में से लोअर माइनस कर देना, क्योंकि मेरे प्यारे टीचर E0 कभी भी माइनस में नहीं होता, प्योर पॉजिटिव ही होता है। तो वो तभी आएगा जब प्लस में से माइनस वैल्यू, लोअर वैल्यू सॉरी हायर में से लोअर वैल्यू माइनस की जाएगी। तो इसलिए हायर में से लोअर ही मैंने माइनस की और आंसर आ गया 56.56। 89 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मोलर कंडक्टेंस दे रखी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, सोडियम एसीटेट की दे रखी है और आपको NaCl की दे रखी है और तो इसमें कोई सी दे नहीं रखी, यानी ये मेरे से छूट गया, तो ये HCl है। ठीक है ना, नहीं सॉरी ये रहा HCl, NaCl, HCl, सोडियम एसीटेट और NaCl की ये वैल्यू दे रखी है। एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है। ठीक है ना, वो कह रहा है एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस निकालना है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल कैसा वाला, ये बच्चों वाला। देखो मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बच्चों वाला। आप एक बात बताओ, CH3CO नेगेटिव की कंडक्टेंस निकालनी है, इनकी मदद से निकालनी है। आप ये बताओ CH3CO आपको किस में दिख रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है CH3CO, और इसकी वैल्यू दूसरे नंबर पे लिखी है ना, तो 91। इसको ले लो आप, इसमें क्या ऐड कर दो, H जहां दिख रहा है, तो H तो HCl में ही होता है, H तो HCl में ही है, तो HCl की वैल्यू है 426.1, 426.1 और उसमें से माइनस कर दो आप, जो बच गया कौन रह गया, NaCl। NaCl की वैल्यू कितनी आ गई 126.5। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो मैंने क्या करा, अभी मैं समझाऊंगा अभी मैंने ऐसे क्यों किया। ठीक है ना, तो पहले तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, तो इन दोनों को जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 517.1 आ जाएगा, जिसमें से मैं माइनस करूंगा 126.5। तो 126.5 जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा 517.1 में से आपने माइनस करना है 126, तो आपके पास आएगा 517.1 में से आप माइनस करेंगे 126.5 तो आपके पास आएगा 390.6। कहाँ है आपका आंसर, बी। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्यों किया, अब ये मैंने इसलिए किया, देखो सिंपल सी बात है। दरअसल ये वीक एसिड है, एसिडिक एसिड आपका वीक एसिड है, ये कंप्लीटली आयोनाइज कभी नहीं होता, तो इसकी कंडक्टेंस हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही निकालते हैं। तो आप एसिटिक एसिड को डिसोसिएट, सोडियम एसीटेट को डिसोसिएट करके देखो क्या बना, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव बना, एक तो ये बना। इसमें मैं क्या ऐड करने के लिए कह रहा था, HCl, तो HCl को भी ऐड करके लिख लो, H+Cl, और इसमें से मैंने कहा था इसमें से माइनस कर दो NaCl।
NaCl माइनस करने से क्या होगा, इस Na से ये Na कट जाएगा और ये Cl से ये Cl कट जाएगा, तो मेरे पास ये एसिटिक एसिड ही तो बचेगा ना, इसलिए ये इस एसीटेट की वैल्यू है और ये H की ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल करके, मतलब माइनस करके, और ये आपका आंसर आ जाएगा दोनों का ऐड करके, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमने आंसर यहाँ पर निकाला है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है ये देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इस तरह की, क्योंकि इनका मैकेनिज्म तो बहुत बड़ा होता है कि अगर एनिलीन की रिएक्शन अगर आप किसके साथ कर रहे हैं, ग्लिसरॉल के साथ कर रहे हैं। अच्छा चलो इतना तो बता दो, एनिलीन और ग्लिसरॉल होते क्या है, नहीं ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है ना, एक कैसा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसका फॉर्मूला होता है CH2OH CHOH और CH2OH। और ग्लिसरॉल इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, तो ये कह रहा है कि इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, तो क्योंकि ये एक आपका नेम रिएक्शन भी होती है, तो एनिलीन और ग्लिसरॉल मिलके जो बनाते हैं। अब मैं आप पे ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपने जस्ट अपने आप मुझे इसका आंसर बताना है और ये बताना ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है। ये लास्ट क्वेश्चन बस मैं आपको आप पर ही छोड़ के दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मुझे आप इसमें बताएंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है, ओके। तो इसका ऑप्शन आप इनमें से ढूंढ लेंगे कि क्या है, ये आपने अपने आप ढूंढना है। और ये एक नेम रिएक्शन भी है, मैं तो कहता हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका एक नेम रिएक्शन है तो उसका आप नाम भी मुझे बताएंगे कि क्या होता है। एस से उस रिएक्शन का नाम है, ठीक है ना, एस के, ठीक है ना, एस के कुछ और होता है तो कमेंट करके आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। तो फटाफट से मैंने ये वीडियो करा दी है, बाकी आपको मैं चैप्टर पहली जो वीडियो बता रखी है वो आप देख लेंगे।